दिसंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और उन्होंने सीधा संशोधन पेश कर दिया। और वो संशोधन पेश करते उन्होंने प्रस्ताव रखा कि संविधान का अनुच्छेद 13 उपअनुच्छेद 5 से मैं आदिवासी शब्द को विस्थापित करता हूं। उस दिन हाउस में मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा नहीं थे। जैसे ही उनको पता चला, वो अगले दिन यानी 2 दिसंबर 1948 को हाउस में आए और उन्होंने सवाल उठाया हाउस में। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर से कि उन्होंने संविधान से आदिवासी शब्द को क्यों हटाया। और उसके जवाब में उन्होंने, चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खुद को डिफेंड करना था, तो उन्होंने कहा कि आदिवासी शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरह से अनटचेबल का कोई मीनिंग नहीं है। जबकि चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने किया। और जयपाल सिंह मुंडा के पास कुछ ऑप्शन रहा नहीं कि उसको वापस ला सकते थे। लेकिन बाद के दिनों में जयपाल सिंह मुंडा ने बड़े बड़े कार्यक्रमों में कहा कि हम आदिवासी हैं और हमारे लिए आदिवासी शब्द को छोड़कर दूसरा कोई शब्द मंजूर नहीं है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बड़े बड़े भाषणों में कहा है। और इसको भी आप देख लीजिए ना, जो संविधान में जो शब्द रखा गया है शेड्यूल ट्राइब, अब शेड्यूल ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन अनुसूचित जनजाति है क्या? अनुसूचित जन होना चाहिए था, लेकिन जाति शब्द कैसे डाल दिया? इससे बहुत स्पष्ट दिखता है कि ये जो गैर आदिवासी नेता बड़े षड्यंत्र के तहत आदिवासियों को वर्ण और जाति व्यवस्था के अंदर में डाल देना चाहते थे। उनको मालूम था इनको अगर वर्ण और जाति व्यवस्था के अंदर डाल दिया गया तो ये लोग जो है कि खत्म हो जाएंगे, उनकी पहचान खत्म हो जाएगी और हम इस भारत देश पर अपना दावा पेश कर देंगे। और उसी का हासिल क्या हुआ, हम लोगों को जाति सर्टिफिकेट दिया गया। आज देखिए हमारे लोग जाति सर्टिफिकेट ले लेके नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो दिमाग में घुस गया हम जाति व्यवस्था के अंदर है। लोग बोलते हैं मैं उरांव जाति से हूँ, मुंडा जाति से हूँ, संथाल से हूँ, गोड़ जाति से हूँ, भील जाति से हूँ। जाति जाति कर रहे हैं हम लोग, जाति व्यवस्था के तहत नहीं है। हम लोग सामुदायिक व्यवस्था के तहत आते हैं, जहाँ पे समानता, सामूहिकता, ये सारे कुछ चीजें इनबिल्ट है हमारा समाज का हिस्सा में। अब बात है कि आगे इसी चीज को लोगों को समझाना पड़ेगा। फिर वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी हमें रेफर करना चाहिए। देखिए पिछला 70 साल का अगर भारत सरकार का इतिहास आप देखेंगे, कहीं भी उन्होंने आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं किया। हमेशा कभी वनवासी, कभी वन बंधु, सरकारी शब्द। अभी देखिए वन बंधु सरकारी शब्द बन गया, लेकिन आदिवासी कभी सरकारी शब्द नहीं बना। इसको बहुत समझना चाहिए। एक समय में गांधी ने गिरिजन जैसे शब्द का उपयोग किया। तो हमारे लिए जैसे आपने ठीक कहा, जो जैसा चाहता है, आरएसएस चाहता है वनवासी बना दो इनको, वनवासी शब्द का उपयोग किया जाता है ना। हमारे नेता आवाज उठाते हैं, बस हम लोग जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो निरंतर इस पर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन यह पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं बन पा रहा है। लेकिन पहली बार कैलाश बनाम और महाराष्ट्र सरकार के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 शब्दों का उपयोग किया। आदिवासी शब्द का भी उपयोग किया, उसने शेड्यूल ट्राइब का भी उपयोग किया और ट्राइब शब्द का उपयोग किया। और ये सारे चीजों को लिंक करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी ही भारत के प्रथम निवासी हैं। और उसमें उन्होंने सेंसस को भी कोट किया है। उन्होंने कहा है कि देश का 8% आदिवासी ही भारत का प्रथम निवासी है और बाकी 92% लोग बाहर से आए हुए आक्रमणकारी या व्यापारियों के संतान है। ये 2 शब्द बहुत क्लियरली कोर्ट ने उपयोग किया है, आक्रमणकारी और व्यापारी। तो हमें देखना पड़ेगा कौन आक्रमणकारी है। मुगल आक्रमणकारी हैं, आर्य आक्रमणकारी हैं, व्यापारी जैसे टाटा के वंशज आए और भी दूसरे लोग आए। इसीलिए कोर्ट ने आक्रमणकारी और व्यापारियों के संतान का शब्दों का उपयोग किया है। और उसमें कहा है कि इंडिया इज ब्रॉडली ए कंट्री ऑफ इमाइग्रेंट्स, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब लार्जली तौर पर भारत जो है वो बाहर से आए हुए इमाइग्रेंट है, उनका ही देश है। इसलिए जो यहाँ आरएसएस के लोग दावा करते हैं कि अब हम लोग यहीं से पैदा है, यहीं हमारा देश यही है, ये सब दावा बिल्कुल गलत है। रखी गाड़ी में भी साबित हो गया यह बात। रखी गाड़ी में जो 4000 साल पुराना कंकाल मिला है, उसमें आर्यों का डीएनए R1A1 कहाँ मिला है? नहीं मिला है ना, बिल्कुल नहीं मिला है। तो ये सब साबित हो चुका, उसके बाद भी ये लोग लगे हुए हैं भारत देश को जो है कि अपना घोषित करने के लिए, खुद को भारत का प्रथम निवासी घोषित करने के लिए। तो ये सब चीजों को, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है जोएदा कि
हमारे कुछ लोगों को उन्होंने अपने फोल्ड में खड़ा कर दिया है। आज देखिए, आदिवासी समाज को 3 हिस्सों में उन्होंने बांट दिया है। पहला बांटा क्योंकि उनको मालूम था कि आदिवासी ही ऐसा समाज है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका, उनसे लड़ा। संताल हुल देखिए, 60,000 संताल जो है कि तीर धनुष लेके अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए, 20-25 हजार लोग मारे गए। उसके बाद भी उन्होंने कहा यह हमारा इलाका है, हम इस इलाका में दूसरा लोगों का शासन बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब उसको जो लेके आर्यों, ये आर्य जो हैं, या फिर आप आज कह सकते हैं संघियों को पता चला, आरएसएस वालों को पता चला कि आदिवासियों को के ऊपर शासन करना है, उनका अस्मिता खत्म करना है, तो उनको बांटना पड़ेगा। और धर्म जो है वो बहुत आसान तरीका, धर्म अफीम है, तो वो धर्म का उपयोग करते हुए पहले क्या किया, सरना और ईसाई। जब सरना आदिवासियों को जा जाके बोला कि देखो ईसाई लोग तुम्हारा जो है कि सारा हकमारी कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है ही नहीं। मिशनरी लोग जो है कि सारे सरना आदिवासियों को उनका धर्मांतरण करा रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है, धर्मांतरण धर्मांतरण बोल बोल के झारखंड में 39.7% आदिवासियों को हिंदू बना दिया इन लोगों ने, आरएसएस वालों ने। जबकि इधर देखिए कितने ईसाई बने, सिर्फ 14.5%। तो ये लोग देख लिए कि एक तो धर्मांतरण का काम जो है सरना ईसाई को बांटने में हो गया। जब उसके बाद भी उनको लगा कि दाल नहीं गल रहा है, क्योंकि जो सरना आदिवासी थे वो बड़े पैमाने पर जो है कि आंदोलन चलाने लगे, कहने लगे कि हाँ, हिंदू धर्म और सरना धर्म दोनों अलग अलग हैं। और उन्होंने कई घरों में, खासकर इधर गुमला लोहरदगा पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे, या रांची का थोड़ा आउटस्कर्ट जाएंगे तभी आप देखेंगे कि वहां जिन खासकर उरांव बहुल इलाके में जो उरांव आदिवासियों के घरों के ऊपर जो है महावीर झंडा हुआ करता था, सरना खासकर बंधन तिगा का ग्रुप ने इतना बेहतरीन आंदोलन चलाया कि वो लोग जो है कि महावीर झंडा हटा हटा के वहां पे सरना झंडा गाड़ने लगे। ये सारे चीज को लेके आरएसएस हिल गया। तब फाइनली इन्होंने सरना आदिवासियों को भी सरना सनातन एक है वाला ग्रुप को अलग कर दिया और सरना है बोलने वालों को अलग कर दिया। तो हम आदिवासियों को 3 हिस्सा में बांट दिया। तो यही हमें समझना पड़ेगा। आज हमें आदिवासी पहचान और अस्मिता को लेकर सबसे पहले सामने लाना पड़ेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी पहचान नहीं रहेगी तो हमारा बाकी कुछ नहीं बचेगा। ग्लैडसन, हमको एक बात ध्यान देना होगा कि इन लोगों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से हमको बहुत ही आसान से हमको बांट दिया है 2-3 खंड में, जैसे कि अभी तुमने बताया। हमारे पास ये चुनौती होती है कि हम अपने अगली पीढ़ी को या अभी प्रेजेंट जनरेशन को ये बताएं कि इन सब की बहकाव में ना जाए, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है किसी को धर्म के नाम पर बहकाना। और खासकर ये कन्वर्सन के मामले में सबको समझना होगा कि ये तो एक पर्सनल मामला भी है, धर्म एक पर्सनल चॉइस भी है। तो ये एक पूरे कम्युनिटी पर थोप देना किस तरह से जायज़ है, तो इस बात भी हमको एटलीस्ट इसको चतुर्मुखी देखना चाहिए, एक एंगल से सिर्फ नहीं देखना चाहिए। बट मेरा सजेशन ये रहा है कि हमारे लिए चुनौती है कि हम लोगों को कैसे समझाएं कि भाई हम पहले आदिवासी है, फिर आप सरना है, आप हिंदू में गए वो भी जायज है, ईसाई गए, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस देश का संविधान हमें गिरजा भी करने को इजाजत देता है और बनारस में जाके वो वहाँ भी पूजा करने का इजाजत देता है। ये बात समझना कि हमारे संविधान देता है, हमें कोई ऐसे धर्म गुरु से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये एंटाइटलमेंट देती है कि धर्म हमारा निजी मामला है और हम कोई भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं। इसलिए शेड्यूल ट्राइब के पास साथ धर्म का एक अलग सा रिलेशन है अदर देन शेड्यूल कास्ट के साथ। उन लोगों के साथ साफ लिखा हुआ है कि अगर वो लोग क्रिश्चियनिटी प्रोफेस करते हैं तो वो लोग शेड्यूल कास्ट नहीं होंगे, और वो लोग भी आंदोलन चला रहे हैं इस बात को कि उनको शामिल किया जाए शेड्यूल कास्ट लिस्ट में। तो जो लोग धर्म के नाम पर बांटते हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम अपने मर्जी से गए या नहीं गए कोई भी धर्म में, लेकिन हमारे पास ये आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है। ये बात बड़ा ही स्पष्ट रूप से उनको जाना चाहिए, क्योंकि बहुत समय वो लोग बहुत सारे अनेक प्रकार के कारण को बताते हुए बोलते हैं कि नहीं ये लोग को नहीं करना चाहिए या विदेशी धर्म अपनाए हैं, या और सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके वो लोग बातें करते हैं। देखिए जो है वो लोग जानते हैं, वो लोग चालाक है। देखिए रूलिंग क्लास जो है, जो भी आरएसएस को चला रहा है या पूरे देश को चला रहा है, या आप कह सकते हैं अगर हम डेमोक्रेसी को भी बोलेंगे, जो लोग विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में है, मीडिया में है, कौन लोग है?
देश का 15% सवर्ण जो है वो ये सारे जगह पर 90% से ज्यादा वो कब्जा करके रखा है। ये रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेशन का ही बात कर रहे हैं। तो वो लोगों को पता है, उन लोगों को सब कुछ पता है। जैसे हम लोगों को कभी लगने लगता है कि उनको मतलब बताना चाहिए कि धर्म जो है कि संविधान, हमें संविधान आजादी देता है धर्म मानने का, या फिर जो भी संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण का मसला है, वो सब जानते हैं। लेकिन उनको उनको पता है, क्योंकि रूल करना है ना। आप रूल कैसे करेंगे? अगर आप किसी समुदाय पर शासन करना चाहते हैं तो उस समुदाय को मानसिक रूप से आपको गुलाम बनाना होगा। जिस तरह से अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, अंग्रेज क्या हमारे दिमाग में डाले, भारतीयों के दिमाग में उन्होंने डाला कि तुम्हारे पास जो भी है वो सारा थर्ड क्लास का चीजें है, हमारे पास सब कुछ जो है वो सुपीरियर है, सुपर क्लास का है। आप अंग्रेजी पढ़ो, आप ये करो, सिविलाइज बनो, वगैरह वगैरह। लोग मान लिए तो गुलाम हो गए। उसी तरह आज के समय में हमारे आदिवासी लोग मानसिक गुलामी का शिकार हो गए हैं, बहुसंख्यक आदिवासी। उनको लगता है कि गैर आदिवासी लोग ही आगे बढ़े हुए हैं, वही शिक्षित है, वही सभ्य है, वही जो है कि सब कुछ है, जबकि वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? जो गैर आदिवासी समाज अपने आप को शिक्षित बोलता है, सभ्य बोलता है, आगे बढ़ा हुआ बोलता है, उसका अंदर में देखिए वर्ण और जाति आधारित भेदभाव एकदम कदम कदम पर भरा हुआ है। इंसान को नफरत की दृष्टि से देखते हैं, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर। महिलाओं को क्या हालत करके रखा है, चारदीवारी के अंदर रहना है, उनको जो है दहेज मन मुताबिक नहीं लाया तो जिंदा जला दिया। एक नहीं, लाखों लाखों। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा 10 साल का उठा के देखिए ना, आपको पता चलेगा कितना लाख महिलाओं को जिंदा जला दिया गया इस देश में गैर आदिवासियों के द्वारा, दहेज उनके मन मुताबिक नहीं लाने की वजह से। करोड़ों बेटियों को पैदा होने नहीं दिया गया, कोख में मार दिया गया, या फिर जन्म ली तो उसके बाद उसको बेटी होने की वजह से मार दिया गया। क्या कोई आदिवासी समाज ने मारा एक भी बेटियों को उस तरह से, बेटी होने की वजह से? तो उस समाज को हम मॉडल मान रहे हैं, उस समाज को हम कह रहे हैं ये आगे बढ़ा हुआ, जो मानसिक रूप से जो क्या बोलेंगे पागल समाज है, इतना नफरत करता है जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, काला गोरा सब कुछ भेदभाव भरा पड़ा है, उस समाज को हम कह रहे हैं वो मॉडल का समाज है। इसलिए मैं आदिवासी समाज को बोलता हूँ, आदिवासियों को बोलता हूँ, आप मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं। आप ऐसा समाज में हैं। मैं कभी कभी ऐसे भी बोलता हूँ, खासकर महिलाओं के संदर्भ में बोलता हूँ। मुझे लगता है कि इतना आजाद समाज है आदिवासी समाज, उस समाज को छोड़ के हमारे बहुत सारी बहनें जो है दूसरे समाज में गुलाम बनने के लिए चली जाती है। कहीं पे बुर्का ओढ़ रही है, कहीं पे जो है कि घूंघट ओढ़ रही है। मैं कोई समाज पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप एक आजाद समाज को छोड़ के गुलाम बनने कैसे जा सकते हैं? आप प्रकाश से अंधकार की ओर कैसे जा सकते हैं? क्योंकि उस समाज ने बोल दिया कि तुम अनपढ़ हो, गंवार हो, जंगली हो, जाहिल हो। क्यों ऐसा बोला? ताकि हम आदिवासी लोग अपने सारे अच्छे चीजों को छोड़ के उनके पास चले जाएं। हमारे जो अच्छे चीजें हैं, इतना शानदार चीज है, उसको जो है कि उन्होंने गंदा कपड़ा से डाल दिया और बता दिया कि देखो तुम्हारा समाज जो है हीप ऑफ गार्बेज है, कूड़ा का ढेर है। हम लोग मान लिए। आज देखिए खाना पीना, उदाहरण के लिए मोड़वा खाना ऐसे दिमाग में डाला गया, मोड़वा खाने से आदमी काला हो जाता है, लोग खाना छोड़ दिए। आज जो है कि चाउमीन खा खा के आदमी मोटा हो जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है बीमारी लेके, डॉक्टर बोलता है कि जाके जो है कि तुम मोड़वा खाओ, मोड़वा खाओगे तो बीपी नहीं होगा, गुंदली खाओगे तो शुगर नहीं होगा। हमारे पास हमारे पूर्वजों ने सब कुछ दिया है। यदि आप इस सब चीजों को विश्लेषण करेंगे ना तो हर चीज में दिखाई देगा। लेकिन इस पर हम लोग बात नहीं करें। खासकर हम लोग रिप्रेजेंटेशन का मामला जो आपने शुरू में उठाया है कि ना सिर्फ इंडिया में, यूएन में जा जाके, जैसे आपने कहा कि गैर आदिवासी लोग आदिवासी के बिहाफ में बोलते हैं, तो हर चीज तय कर रहा है ना। जैसे धर्म को लेकर आरएसएस और बाकी लोग तय करता है कि आदिवासी का धर्म क्या होगा। आरएसएस तय करेगा, आर्य लोग तय करेंगे हमारा धर्म कौन होगा, ये हम तय करेंगे। आज आदिवासी का खाना पीना सब कुछ तय किया जा रहा है। आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। आप कौन होते हैं तय करने वाले? हम तय करेंगे ना। उसके साथ साथ हमारी संस्कृति क्या होगी, हमारी भाषा क्या होगी। आप कैसे कहेंगे आदिवासी को संस्कृत पढ़ना है? हम संस्कृत क्यों पढ़ेंगे? हम हिंदी क्यों पढ़ेंगे? हम अपने अपनी भाषा पढ़ेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम पढ़ेंगे। लेकिन आप क्यों थोपेंगे आदिवासी के ऊपर? तो उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन को भी लेके आप देखिए, मैं दंग रह जाता हूं। मैं हालांकि डिटेल में नहीं बोलना चाहता उस मामले को, लेकिन 2011 की बात आपको भी याद है, जिस तरह से गांधी फाउंडेशन लंदन ने भारत के 10 करोड़ आदिवासियों को अवार्ड देने की घोषणा की, और वो अवार्ड लेने के लिए उन्होंने दो गैर आदिवासियों को आमंत्रित किया लंदन। तब मैंने इसको बड़े पैमाने पर उठाया, और मैं यह जान के जो दंग रह गया था। मुझे लंदन से कहा गया, गांधी फाउंडेशन वालों ने कहा
कि हमें यह बताया गया है कि भारत में कोई भी आदिवासी नहीं है जो लंदन आके अंग्रेजी में अपनी बातें रख सकता है, इसलिए हम लोग गैर आदिवासियों को बुला रहे हैं। बताइए 10 करोड़ आदिवासी रहते हैं इस देश में, 2011 में कोई आदिवासी अंग्रेजी नहीं जानता था। तो ये गैर आदिवासी हमारे बिहाफ में बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल फोरम में जाते हैं बात रखने के लिए, वो इतना गंदा तरीके से हमारे बारे में बात रखते जी हैं कि जी आदिवासी जी जी अनपढ़ है, गंवार है, पिछड़ा है वगैरह वगैरह। तो हमें हर जी फोरम में, देखिए एक समय में दलितों के साथ भी ऐसा था, दलितों ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो गैर आदिवासी छोड़ दिए। आज भी हम आदिवासी लोग उस तरह का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा। हम जो है गैर आदिवासियों के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं। जब हम लोग नहीं जा रहे तो आप कौन होते हैं हमारे बारे में बात करने के लिए? हम अच्छी लोग तरह याद जा है रहे हैं अपने बारे में प्लेटफॉर्म, बात करने के लिए। अच्छी तरह याद है हम्म, 2011 में मैं रांची में था और हम हाँ, सब ने मिलकर इसको बहुत जोर से प्रोटेस्ट किया था। सही और सही सही। और इसी सिलसिले में एक बात और याद आ रही है कि जब यूएन में ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, तब हाँ, हमारे लीडर्स स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी और उनके साथियों ने मिलकर एक आदिवासी संगमम बनाया था, जिसको इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स के नाम से जाना जाता है। और उसी सिलसिले में उन्होंने वो संस्था खड़ी की थी। और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे मुन्ना जी के साथ करीब 6 साल तक काम करने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और सबसे पहले 23वां सेशन में वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशंस में उन्होंने मुझे साथ लेकर गया था। तो मेन बात वो भारतीय आदिवासी संगमम बनाने का मुंडा जी का यही उद्देश्य था कि हम सेल्फ रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा बढ़ावा दें और ये देश को दुनिया को बताएं कि हम आदिवासी आज पढ़ लिख चुके हैं। हमें हमारी परिस्थिति से मालूम है हम क्या है, हमें हमारा विकास कैसे करना है। हम खुद अपनी बात को अपनी भाषा में और बड़े ही सरलता पूर्वक अपने तरीके से हर प्लेटफॉर्म में रख सकते हैं। तो ये मेन मकसद था आईसीआईटीपी का फॉर्मेशन, स्पेशली जो दिल्ली में हेड ऑफिस है उस संगठन के लिए। और इसके लिए हम सबको मुन्ना जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ऐसा स्टेप लिया और एक आदिवासियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के गए कि हम अपनी बातों को उस पर रख सके। लेकिन बड़ा ही अफसोस की बात है कि जैसे आपने कहा कि दलितों ने सन 2000 में जो डरबन कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें साफ साफ बोल दिया था यूएन को कि भारत में अनटचेबिलिटी है। उससे पहले डरबन कॉन्फ्रेंस के पहले ऐसे ही भारत के प्रतिनिधि जो दलितों को मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो लोग हमेशा कहते थे कि भारत में अनटचेबिलिटी अब खत्म हो गई है। लेकिन डरबन कॉन्फ्रेंस में दलित डेलीगेशन ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि भारत के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स को शर्मिंदा होना पड़ा यूएन जनरल असेंबली में। और तभी से उन लोगों ने, दलितों ने बहुत ही स्ट्रांग अपने आप को उभर के रखा है। बहुत ही अफसोस लगता है, दुख लगता है कि हम आदिवासियों के बीच में आज के दिन में भी एक नेशनल लेवल में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम मूलतः एक साथ आ सके, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा चुनौती है कि हम लोग सब अपने अपने डोमेन पर हैं, कि आपका अपना डोमेन है, मेरा अपना डोमेन है, तो अब रीजनल इश्यूज अलग हैं। लेकिन आदिवासियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में यूएन के साथ कंसल्टेटिव स्टेटस में रखे। हम लोग यूएनपीएफ के बारे में बात करते हैं, परमानेंट फोरम के बारे में, लेकिन अफसोस लगता है कि हमारा एक भी मेंबर आज तक वहाँ पर नहीं हुआ है, ऑफिशियल मेंबर। इवन कि नेपाल और बांग्लादेश के आदिवासी लोग वहाँ यूएनपीएफ के मेंबर रह चुके हैं। लेकिन हमारे इतने मतलब 82 से हम लोग लगातार उसका अपना डेलीगेशन वहाँ भेजते हैं या कोई ना कोई जाता ही है। लेकिन हम कुछ ऑफिशियल मेंबरशिप वहाँ यूएनपीएफ में हम एक भी मेंबर को इलेक्ट नहीं कर पाए हैं। हाँ, हमारे बीच में भी कुछ वहाँ पर इंटरनल लॉबिंग भी चलता है इंडियन पीपल्स के बीच में भी। लेकिन मूल बात आज हमको लगता है कि ये डिक्लेयर करना चाहिए कि हम आदिवासी कहीं भी है इस देश में, हमको कहीं ना कहीं तो एक प्लेटफॉर्म में आना होगा। नहीं तो लोग हमें इस तरह से मिसयूज करते रहेंगे और हम उनको लूप होल्स देते रहेंगे कि हमें अपने तरीके से चलाओ। हाँ जरूर, आप सही बात कर रहे हैं, वो होना ही चाहिए। अ, इसमें एक तो मैं देखता हूँ कि जितने आदिवासी निकल के आए हैं भारत देश में लीडरशिप के लेवल पर, खासकर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि मैं सिविल सोसाइटी जैसे शब्द मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसमें जो भी आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने गैर आदिवासियों के बीच से
प्रतिस्पर्धा को ले लिया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हम एक कदम लेते हैं, हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। हमारा आदिवासी फिलोसफी में प्रतिस्पर्धा नहीं है। हमारा आदिवासी फिलोसफी में एक दूसरे को मदद करना है, कोऑपरेशन करके आगे बढ़ना है। उसको अगर लोगों को समझ में नहीं आता है तो ऐसा समझना चाहिए कि एक गांव में आप देखिएगा, कोई तीरंदाज बहुत अच्छा शिकार करता है, मारता है शिकार, तो वो अपने आप को बहुत ये नहीं मानता है कि मुझे ही आगे रहना है, मैं ही शिकार करूंगा, बल्कि अपने साथियों को भी वो ट्रेंड करता है। वो बताता है कि ऐसा तीर चलाओगे तो लगेगा, ये करना है, वो करना है। मतलब एक दूसरे को मदद करके आगे आना है। तो हम जो है, हम आदिवासियों की समस्या यह है कि हम अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए फिलोसफी को बिल्कुल हम छोड़ दिए हैं और सारे चीजें गैर आदिवासियों से कॉपी कर रहे हैं, उनके जैसा जीने की कोशिश कर रहे हैं। हमें खासकर अफ्रीकन आदिवासी, ब्राजील के आदिवासी जो भी है, उन लोगों को देखना चाहिए। वो अपने स्टाइल में दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। हम क्यों अपने स्टाइल में चुनौती नहीं देना चाहते हैं? हमें क्यों जो है कि हीनता होती है, या हम क्यों हीन भावना से ग्रसित है? वो इसलिए कि किसी ने कह दिया कि आप अनपढ़, गंवार है, जंगली है, पिछड़ा है, असभ्य है, वगैरह वगैरह। हमें इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा और अपने तरीके से चुनौती देना पड़ेगा। यहाँ मैं जोधा ये भी बात करना चाहूंगा, खासकर इंडिया में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है आदिवासियों को लेकर, या फिर सब जगह आप देखिए ना, आप जुडिशियरी में देख लीजिए, आप कार्यपालिका में देख लीजिए, आप विधायिका में देख लीजिए, या कहीं मीडिया में भी देख लीजिए। मीडिया इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि मीडिया को हम लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र का चौथा खंबा है। यदि चौथा खंबा है लोकतंत्र का, तो वहां आदिवासी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? झारखंड आप देख लीजिए, झारखंड इतना बड़ा राज्य है जो आदिवासियों के नाम पर बना। आदिवासी लोग सबसे पहले यहाँ आंदोलन शुरू किए। यहाँ के मीडिया घरानों में आप जाके देख लीजिए, आज भी एक भी हमारा आदिवासी न्यूज एडिटर तो छोड़िए, ब्यूरो चीफ के लायक भी नहीं है। मतलब लाइक इन द सेंस, मतलब वो जगह नहीं दिया उन लोगों ने। हमारे लोग हैं, इतने सारे फ्रीलांसर हैं, तो फिर हमारे आदिवासी ब्यूरो चीफ क्यों नहीं बनते हैं? वो इसलिए नहीं बनते हैं कि इन्होंने सारा जगह ब्लॉक करके रखा है। एक भी ब्यूरो चीफ नहीं होना आदिवासी का, जबकि होना क्या चाहिए? ये आदिवासी स्टेट है, झारखंड में कम से कम एक दो एडिटर तो होना चाहिए आदिवासी मुख्यधारा मीडिया में, लेकिन नहीं है, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। उसी तरह से और जगह पे देख लीजिए, विधायिका में भले जितने भी हमारे आदिवासी हैं, लोकसभा एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, लोकसभा में हमारे 47 एमपी हैं। क्या ये 47 एमपी एक भी सवाल उठाते हैं? मुश्किल से एक दो सवाल आपको सुनाई देगा, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनता उनका उठाया हुआ मुद्दा। अब कानून क्या बोल रहा, जितने भी 5वीं अनुसूची राज्य हैं, सभी जगह का कानून कहता है, अगर जमीन का कानून हम ले, वो कहता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। लेकिन सारे जगह पे आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासियों का बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है, बन गया है, स्कूल बना है, कॉलेज बना है। गैर आदिवासी लोग जो है कि गैर कानूनी तरीके से गांव का गांव, शहर का शहर बसा दे रहे हैं आदिवासी जमीन पर। लेकिन लोकसभा में ये 47 एमपी मुंह तक नहीं खोलते। क्यों एक दिन के लिए स्थगन प्रस्तावना नहीं आता है संसद में? वो इसलिए नहीं आता है कि हमारे लोग नाम के लिए जो है कि वहां पे बैठते हैं, 47 हैं नाम के लिए, लेकिन ये सारे लोग पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम बन गए हैं। आप उसको ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए कि देश में कोई बड़ा मुद्दा को लेकर बहस हो रहा है संसद में, तो ये कांग्रेस और बीजेपी किसको देंगे वहां बहस करने के लिए? सारे गैर आदिवासी नेता को देंगे। एक भी आपने देखा है कि बीजेपी इतना आदिवासी करती है तो कोई आदिवासी बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है कि बहस कर रहा है लोकसभा में? या कांग्रेस भी आदिवासी करती है, तो क्या कांग्रेस ने कभी कोई आदिवासी को दिया कि आप जो है कि पार्टी की तरफ से ये मतलब इस मुद्दे पर बहस करो, आधा घंटा भाषण दो लोकसभा में, राज्यसभा में भाषण दो? ऐसा नहीं हुआ। ये लोग सिर्फ पिट्ठू बना के नाम के लिए, वही तो रिप्रेजेंटेशन असल में हमारा है ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी में वही हालत है। ब्यूरोक्रेसी में तो मुझे कभी कभी दुख होता है कि हमारे आदिवासी आईएएस आईपीएस बन के जाते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं। एक दो आपको मिलेगा, और जब सत्ता में रहते हो तो छोड़िए, जब ये रिटायर हो जाते हैं तब भी आवाज नहीं उठा पाते हैं। रिटायर होने के बाद भी आप सोचिए कि देश में इतने सारे रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस है, कभी ये लोग आवाज उठाते हैं?
ये सारे लोग एक साथ आ जाएंगे, आदिवासी मुद्दों पर उठाएंगे, तो सरकार नहीं सुनेगी। सरकार को जो है कि बैकफुट पर जाना नहीं पड़ेगा। तो एक तो है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को वो बंद करना चाहते हैं, जो देश के तथाकथित जो भी रूलिंग क्लास के लोग हैं। दूसरा, जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है वहां भी हमारे लोग उसको उठा नहीं पाते हैं, नहीं उठाते हैं, डरते हैं, इसलिए कि वो पढ़े लिखे तो हैं, उस लेवल का हैं, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम है। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब तक आप मानसिक रूप से गुलामी से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक जो है कि हमारा समाज का भला नहीं होगा। जिनको लीडरशिप लेना था कर नहीं पा रहे, तो अल्टीमेटली कौन उठा रहा है? मैं और आप जैसे जो भी लोग हैं वही उठा रहे हैं, वही जो है कि मुद्दों को जिंदा रखे हैं, वही जो है कि स्ट्रीट में भी लड़ते हैं, केस भी खाते हैं, पुलिस का लाठी भी खाते हैं, और लिखते पढ़ते भी हैं, यूएन भी जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भी जाना है। जबकि ये सारा काम जो हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का था, एमपी एमएलए का था। बताइए, देश में इतने सारे 47 एमपी हैं लोकसभा में, सिर्फ राज्यसभा का छोड़िए उसमें भी हैं, लेकिन लोकसभा में 47 एमपी, पूरे देश में लगभग 525 एमएलए हैं। उसके बाद भी हमारा ऐसे दिखाई पड़ता है कि देश में आदिवासी लीडरशिप है ही नहीं। किसको आप दोष देंगे जुएदा? क्या हम खाली रूलिंग क्लास को दोष देंगे? क्या हमारे लोग रूलिंग क्लास का गुलामी नहीं कर रहे हैं? क्यों इतने इतने लोग गुलामी कर रहे हैं? नहीं, और ऐसी बात भी नहीं कि हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, आपने अच्छा कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने काम पर खरे नहीं उतर रही है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। और हमारे पास अब कोई भी आदिवासी एमपी या एमएलए, एक आध छोड़ के शायद शुरुआत में प्रोफेसर अमिया किस्कू का नाम सुनने में आता है कि वो मुंडा जी के साथ एक आध बार यूएन में गए थे, लेकिन उसके बाद से मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई एमएलए या एमपी यूएन मीटिंग्स में गए हो, जबकि उनके पास अच्छा मौका है। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो वापस आके भारत देश में हमारे बातों के लिए लॉबी करे सरकार को कि यूएन डिक्लेरेशन क्या है और इस पर क्यों अमल करनी चाहिए, ILO 169 रेटिफाइड नहीं है, उसको करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि उनके पास वो मौका नहीं है, जानकारी है, लेकिन वो पहल करने की इच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं तो फिर इतने साल हो गए, सब कुछ पता रहते हुए भी हम आदिवासियों की बात को रखने के लिए क्यों कोई प्लेटफॉर्म में एक जगह नहीं आ सकते हैं। दूसरी बात, आपने तो सिविल सोसाइटी बोलने से मना कर दिया, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, ये सिविल सोसाइटी मेंबर्स भी बहुत सारे हमारे मिसायास हैं, आदिवासी मसीहा लोग बहुत है, जिनको जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, गरीबी से ऊपर उठाया, तो इसको हम ना भी नहीं बोल सकते। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमारे बीच में काफ़ी है कि उनको आंख उठा के देखने भी नहीं बनता है और उनको अल्टीमेटली सलामी करना पड़ता है। हालांकि जो भी हम समाज सेवक है, हम नहीं बोलते कि हम अपना जीविका चला रहे हैं। सभी समाज सेवक बोलते हैं हम समाज का सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इसमें बोलने में कहीं शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। आदिवासी का एग्जिस्टेंस ही तो दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी है भाई। हमारी गरीबी, हमारा जो पैदा लेना है इस देश में, हमने तो दूसरों को इतना आजीविका दिया हुआ है, तो ये शायद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर तो आदिवासी और दलित है इस देश में। आप गिन लीजिए कितना एनजीओ चल रहा है और कितने प्रोजेक्ट्स हम आदिवासी और दलित के नाम के चल रहे हैं। आदिवासी लोग तो एम्प्लॉयर है एनजीओ के लिए या हम जैसे लोगों के लिए, और ये बात एक्नॉलेज भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो जितने वो मुश्किल में पड़ेंगे उतने उतने ज़्यादा का प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, उतना ज़्यादा फीस हमें मिलेगा। और जो बेचारा गांव के लोग एक दो को लेंगे, उनको कोऑर्डिनेटर का दर्जा देंगे, 2,000 रुपया मंथ में देंगे, है ना, कि सबसे इम्पोर्टेंट डेटा तो हम उसी से लेंगे, लेकिन सबसे कम तनख्वाह फिर उसी को मिलेगा। तो ये प्रोसेस अब नहीं चलने वाला। हमारा शुरू में वेलफेयर स्टेट था, तो वेलफेयर भी बराबरी से नहीं बटा। अब राइट्स बेस्ड अप्रोच आया बीच में, फिर ग्लोबलाइजेशन ने ऐसा वाइप आउट कर दिया, सबको लिबरलाइजेशन में ला दिया। अब तो ऐसा अल्टर कैपिटलिज्म आ गया है कि अब तो हमारे लिए वो जुलूस करना, जैसा हम लोग 10-15 साल पहले करते थे इलेक्शन वो रांची में, अब वो भी नहीं कर पाएंगे। अब तो नियम बन गया है कि आप बोल भी नहीं सकते, रैली नहीं कर सकते। वो वो स्पेस को ही खत्म कर रहे हैं वो लोग। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो आप बात ही भूल जाइए। मुझे नहीं लगता है कि और 10 साल बाद हम ऐसे चर्चा भी कर सकेंगे ऑनलाइन। हो सकता है हमारे ऐसे लोग अभी भी, वो अर्बन नक्सल के नाम से काफ़ी लोग अभी भी बंद है। और हाल ही में सुनने में आया कि कुछ वो
गुजरात से 3 आदिवासी युवा लोग को भी बंद किया गया नक्सल के नाम से। तो ये सब एक अजीब सा ट्रेंड आ रहा है कि वो लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग आदिवासी में ऐसे उभर के आए हैं जो ज़्यादा बोल पा रहे हैं या उनके हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, तो वो लोग को अंदर डालते जा रहा है। तो ये सब हमारे लिए भी सोचने की बात है कि ये भी एक स्ट्रेटजी है उनके द्वारा कि किस तरह से हमारे वॉइस को शांत किया जाए। और इसमें आप भूल जाइए कि आपके लीडर्स आपकी मदद करने वाले हैं, और ये सिविल सोसाइटी तो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि हम उनको मसीहा मान चुके हैं और ऐसे मसीहा हमारे हर क्षेत्र में है। आप कोई भी राइट्स, और ये लोग डोमेन बेस्ड है ना, कोई इस राइट में एक्सपर्ट है तो कोई उस राइट्स में एक्सपर्ट है, और हम भी उनको साथ लेकर चलते हैं, हमारा भी उनके बिना नहीं चलता है। तो ये भी एक हमारी मजबूरी भी है कह लो। तो ये तो एक डिमेरिट बोलोगे कि मजबूरी बोलोगे कि क्या बोलोगे, लेकिन हम कब सीखेंगे? हम और कितना साल लगाएंगे अपने आप को ऐसे पूर्ण रूप से उभरने के लिए और बोलने के लिए कि हम अब ऐसा नहीं होगा कि अब हमारा चलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि जितने भी खासकर आंदोलनकारी हैं या फिर जो इस तरह का एक्टिविज्म करते हैं या लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, ये इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको बैठना चाहिए। मैंने निरंतर कहा है कि कम से कम 1 महीने में नहीं बैठ सकते तो 2 महीने में बैठिए। जब तक हम लोग नहीं बैठेंगे, चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे, कोई दिशा तय नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है जोधा। तो कुछ कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से लगता है इस बीच में हम लोग अगर सवाल ले ले। आप अपना हाँ 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 फेसबुक हाँ। पेज में भी देखिए और मेरे में भी कुछ कुछ सवाल है, तो इसको भी हम हम्म। लोग ले लेते हैं। और साथियों से भी निवेदन है कि अगर आप लोगों को लगता है जितना हम लोगों ने बातें की अभी, या और उसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप फेसबुक जोयदा का फेसबुक पेज में आप सवाल पूछ सकते हैं या मेरा फेसबुक पेज में सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग उसको ले लेंगे। तो एक तो मेरे यहाँ मैं शुरू करता हूँ। मेरे यहाँ एक सवाल है कि किसी ने पूछा है, सर सरना कोड पर क्या विचार है आपका? तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, सरना कोड पर मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि सरना कोड मिलना चाहिए, और इसके लिए मैं खुद अपने स्तर से कोशिश किया था। मैंने पहल किया था 2009 में। उस समय में यूपीए की सरकार थी। मैंने उनके नेताओं को कहा था, दो चीज को लेके मैंने बातें की थी। एक तो मैंने कहा था कि क्या संविधान से अनुसूचित जनजाति को हटाकर उसके जगह पे आदिवासी शब्द डाला जा सकता है, क्योंकि ये पहचान का मसला है। तो उन्होंने कहा या तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। तब मैंने कहा था कि आपने इतना बार संशोधन किया है संविधान में, तो एक बार आदिवासी हक में संशोधन कीजिए। तो जो सीनियर लीडर थे उन्होंने कहा था कि ये हम कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने किया नहीं। और दूसरी बात मैंने कहा था कि आप लोग सरना कोड दीजिए आदिवासियों को, क्योंकि भारत में आदिवासी धर्म ही जो है वो सबसे पुराना धर्म है। आर्य लोग कितना दिन पहले आए? पिछला 3,000 3,500 साल से आदिवासी लोग यहाँ पे कितना 45-46 हजार या कितना हजार साल पहले से रह रहे हैं। तो क्या आदिवासी बिना धर्म के थे? वो प्रकृति का पूजा करते थे, तो उनको जो है कि कोड दीजिए। तब उसमें एक सवाल आया था उनके तरफ से कि चूंकि आदिवासी लोग मिलके कोई एक प्रस्तावना रखेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर कोई बोलेगा सरना मुझे दो, कोई बोलेगा देसावली, कोई बोलेगा बिरसाइत, कोई बोलेगा टाना भगत। क्योंकि देश में समस्या यह है कि नॉर्थ ईस्ट में आप देखिएगा तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के आदिवासियों का धर्म है, कुल मिलाकर लगभग 84 है। तो उनका कहना था अगर ये सारे 84 धर्म जो है आदिवासियों के बीच में, धर्म बोलिए पंथ बोलिए, एक साथ आके कोई एक चीज पर अगर ये सहमत हो जाते हैं, एक नाम देते हैं, तो वो देना संभव है। तो आज भी मैं कहता हूँ आदिवासियों को सरना कोड मिलना ही चाहिए, और सेंसस में भी आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड होना चाहिए। जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन काल में अलग सरना कोड था, अलग जो है कि आदिवासियों का कोड था सेंसस में, ऐसे ही होना चाहिए। तो उसमें हमारा
मत बहुत स्पष्ट है, आदिवासियों को शरणाकोट मिलना चाहिए। और एक सवाल है, एक तो ऐसा ही सवाल है कि हाउ मेनी ट्राइब्स इन झारखंड, तो लोगों को पता है 32 हैं अभी तक, जो सरकार के आंकड़ों के अनुसार 32 प्रकार का। और एक सवाल है अन्नू बिल्लुंग का, जिसको हम ले लेते हैं, हम आदिवासी की पहचान कैसा बनेगा, क्या हम ऐसे ही फाइट करते रहेंगे, आने वाले दिनों में हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए अनु जी, फाइट तो करना ही पड़ेगा। आपको याद रखना चाहिए, जो भी आदिवासी युवाओं को लगता है कि हम कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक जमीन बचाने के लिए लड़ेंगे, कब तक भाषा के लिए, कब संस्कृति के लिए, कब पहचान के लिए, कब जो है कि स्वशासन के लिए, स्वायत्ता के लिए, बिरसा मुंडा ने बहुत स्पष्ट कहा, उल गुलान का अंत नहीं। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि उनको पता था कि हम लोग लड़े, हम लोग जो है कि जा रहे हैं दुनिया से, हम लोग खत्म भी हो रहे हैं, लेकिन आदिवासी तभी तक बचा रहेगा जब तक वो अपनी जमीन, इलाका, संसाधन, समाज, भाषा, संस्कृति सभी चीज के लिए लड़ेगा। जिस दिन आदिवासी लड़ाई छोड़ देगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए आप नहीं कह सकते कि कब तक लड़े। और पहचान के लिए कैसे लड़े, वो तो पहला काम तो यह है कि हम सच्चाई को लोगों तक बताएं, आदिवासी का मतलब क्या होता है, क्यों हमें आदिवासियत पर दावा करना चाहिए। मैंने किताब भी लिखा है, छोटा किताब 56 पेज का, झारखंड ये आदिवासी पहचान और अस्मिता। यदि आप इस छोटा किताब को पढ़ लेंगे, आदिवासी पहचान और अस्मिता, तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा, तस्वीर बहुत क्लियर हो जाएगी कि आपको किस दिशा में जाना है। हम लोग जोएदार जैसे लोग, हम लोग निरंतर समाज को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज बहुसंख्यक हमारे लोग, युवा लोग गैर आदिवासियों का गुलाम बन गए, मानसिक रूप से गुलाम बन गए हैं, बाजार का गुलाम बन गए हैं। वो बाजार की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी भाषा से नफरत करते, संस्कृति से नफरत करते, परंपरा से नफरत करते, रंग रूप से नफरत करते, पहनावा ओढ़ावा वेशभूषा से नफरत करते। आज देखिए ना, जो आदिवासी लड़कियों का देखिएगा, बाल थोड़ा सा घुंघरा है, वो जो है कि आयरन करा करा के अपने आप को गैर आदिवासी जैसे दिखाना चाहते हैं। चेहरा थोड़ा सा गोरा है तो उसको जो है कि क्या फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली क्या क्या लगा लगा के चमका रहे। आप तो आदिवासी दिखना नहीं चाहते ना, आपको अपना कलर से, रंग से नफरत है, आपका अपने स्टाइल से नफरत है, आपका कपड़ा से नफरत है, सब चीज से, भाषा संस्कृति से नफरत है। आप कैसे बचेंगे? आप कैसे दिशा तय कर सकते हैं? आपको अपने ऊपर गर्व करना पड़ेगा, अपनी भाषा बोलनी पड़ेगी, अपनी संस्कृति में जीना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो ग्लोबल मत होइए, मॉडर्न मत होइए, लेकिन हमें जो है ट्रेडिशनल और मॉडर्नाइज दोनों को क्लब करना पड़ेगा। मॉडर्न में जो हमारे लिए अच्छा है जरूर आप उसको लीजिए, लेकिन अपना जड़ को खत्म नहीं करना चाहिए। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? हमें आम चाहिए, लेकिन हमें जड़ नहीं चाहिए, पेड़ नहीं चाहिए, तो आम नहीं मिल सकता है। इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास भी कुछ एक सवाल आ रहा है, ग्लैडसन ले लेते हैं। हाँ, एक अभिषेक कुमार का पूछना है, कैन यू टॉक ऑन हाउ आदिवासीज प्ले मेजर रोल इन द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट कुड बी डन टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन? मैं ये इसका जवाब देना चाहूँगा। और जो लोग जानते हैं, जो लोग सोचते हैं कि आदिवासियों का कोई लेन देन नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि मेरे ख्याल से आदिवासीज आर द फर्स्ट टू कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। आप देख लीजिए टाटा किसकी जमीन पर बनी है। आदिवासियों ने टाटा, बिरला, एचईसी इन जैसे उद्योगपतियों को अपनी जगह दी। और एक हिसाब से तो आदिवासियों को आज सबसे रॉयल्टी मिलने वाला लोग होना चाहिए था। सबसे अमीर लोग आज आदिवासी होते सिंहभूम के, क्योंकि उन्होंने टाटा जैसे कंपनी को वहाँ बिठाया, अपनी जगह दी। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ उनका नामोनिशान मिट गया। वो अभी उनके गांव का नाम तो मीठे की आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। तो इन बातों को हमें सबको बताना चाहिए कि आदिवासियों का क्या योगदान रहा। आप मान लीजिए कि आप हमारे जमीन में कुछ खोलते हैं तो आप हमें रॉयल्टी देंगे कि नहीं देंगे। और ये तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस तो शुरू में हुआ ही, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी ये कंटिन्यू होता रहा। नहीं तो उनको अपना मुआवजा भी नहीं मिला, अभी भी लोग डिस्प्लेस्ड हैं वहाँ से। एचईसी के लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो ये सोचना कि आदिवासी कब कंट्रीब्यूट करेगा भारत के इकोनॉमी के लिए, ये तो बड़ा ही चिंतित विषय है ऐसा सोचना, क्योंकि आप हमको मानते ही नहीं कि हम कंट्रीब्यूटर हैं, जबकि सबसे पहले कंट्रीब्यूटर आदिवासी है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कंपनी को अपने जगह में बसने को जगह दिया।
इसकी वजह से टाटा आज जो है वो सिर्फ आदिवासी के लिए की वजह से है। और टाटा को इस पर आदिवासी पर ये करना चाहिए कि इट शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द आदिवासीज ऑफ द कंट्री। ये नहीं कि आदिवासी को पूछा जाए आज के डेट में कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। और कोई क्वेश्चन है तो ग्लेसन ले लो, देखो। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन हमारे यहाँ है, मेरे मेरे फेसबुक पेज पर, वो है हमारे ये कल्याण लकड़ा जी पूछ रहे हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन क्यों आदिवासी से बेदखल किए गए असम अंडमान जगहों में। अच्छा कल्याण जी, हम लोग ये समझ रहे हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि असम और अंडमान से आदिवासी क्यों बेदखल किए गए। देखिए यही त्रासदी है, खासकर असम में। देखिए यही एक तरह से इसको हम कह सकते हैं, इस देश में ये हिपोक्रेट लोग भरे पड़े हैं। क्यों हम हिपोक्रेट लोग भरे पड़े हैं कह रहे हैं? झारखंड में जो 10 साल पहले आया है वो अपना हिस्सा मांगता है, जो गैर आदिवासी 10 साल पहले हैं वो दावा कर रहे हैं कि झारखंड में हमें हिस्सा मिलना चाहिए, हम यहाँ के जो है कि निवासी हैं, हमको नौकरी दो, हमको सारा चीज में हिस्सा दो, जमीन दो। और असम में 150 साल पहले से हमारे आदिवासी रह रहे हैं, उनको जो वहां पे एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो यही बात हम आदिवासियों को समझना पड़ेगा। तो दिक्कत कहाँ है कि हमारे आदिवासी जो इन सब चीजों को समझने के बजाय धर्म के नाम पर, सरना ईसाई के नाम पर लड़ रहे हैं। आप देखिए जितने फेसबुक डिबेट है या जितने फेसबुक पेजेस हैं चलते हैं आदिवासियों के नाम से, उस डिबेट में आप चले गए, जितने युवा हैं सिर्फ और सिर्फ सरना ईसाई में उनका 90% समय जा रहा है। वो लोग मूल मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं, मूल मुद्दों पर एक दिशा तय करना नहीं चाहते हैं। तो जब हम लोग आपस में ही लड़ेंगे तो हमारा दुश्मन तो मजा उठाएगा ना। वो ठीक उसी तरह जिस तरह से 2 बिल्लियों ने रोटी चुरा के लाए और जो है कि आपस में मिलजुल के बांट के नहीं खा सकते हैं, तो फिर बंदर आया और जो मजा उड़ाया इन दोनों को लड़वा के। तो यही किया जा रहा है और यही होता ही रहेगा। इसलिए हम लोगों को जितना जल्दी हो हम सारे मतभेदों को दूर करते हुए हम आदिवासियत पर, आदिवासी पहचान पर, आदिवासी का जल जंगल जमीन को लेकर एकजुट होना पड़ेगा, तभी जो है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ग्लेसन, समय भी बहुत हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि हम थोड़ा झारखंड की बात करना चाहते हैं कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अब तो झारखंड में अबुआ राज्य, अबुआ दिसोम, तो इनके लिए थोड़ा सा हमको भी भागीदारी बनना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को, तुम्हारे जैसे लोगों को ये बतलाने में कि पॉलिसी डिसीजंस तो लेना ही पड़ेगा या ऐसे पॉलिसीज तो बनाने ही पड़ेंगे। मुझे याद है जब पिछले यूपीए की सरकार थी तब वर्जिनीस खाका साहब के अंडर में एक कमेटी बनी थी ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में। उनका एक लेख था ईपीडब्ल्यू में, डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी किस तरह से होने चाहिए, और ये बहुत ही चर्चा का विषय था उस वक्त। और मैं उन बातों को याद कर रहा हूँ आज की, वो एक सटीक सजेशंस था किस तरह से हम आदिवासियों की परंपरागत जो व्यवस्था है उसको स्ट्रेंथन करते हुए ऑटोनोमस काउंसिल्स की बात की हुई थी, अलग अलग डेवलपमेंट काउंसिल्स की बात की हुई थी, यानी कि 6 शेड्यूल एरिया में ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जो 5th शेड्यूल एरिया में है उसको 6 शेड्यूल में तब्दील किया जाए। मेरे ख्याल से ये बड़ा ही अच्छा सजेशन था और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर हमारी सरकार इसको फॉलो करती है, क्योंकि ऐसे लेजिस्लेशंस हमारे कुछ कड़े नियम हमें अपनाने होंगे, आदिवासी बहुल ये बोल के कि ये स्टेट हमारे लिए बना था। ये आज जो भी डिस्कोर्स इन लोगों ने गंद फैला कर रखा है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में और इनके आज हमारे बीच में कि झारखंड कैसे बना, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे बीच में भी वर्जिनीस खाका ऐसे लोग भी हैं जिनको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल मॉडल तय किया है कि आदिवासियों के विकास उन्हीं के तरीके से उनके परंपरागत शासन व्यवस्था को स्ट्रेंथन करते हुए डेवलपमेंट काउंसिल्स के द्वारा होनी चाहिए। तो इस तरह का हमें सजेशंस बराबर ऐसे मंच पर रखना चाहिए, या फ्यूचर जो चैलेंजेस है हमको इस पर करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे आदिवासी आइडियोलॉजी जो है, जो आदिवासी वर्ल्ड व्यू, इस पर हम कहाँ हैं, हमको इसको डॉक्यूमेंट करके इसका प्रोपोगेट करना होगा कि हमको कभी कभी ये बोलना ही पड़ा है कि आदिवासीज आर द ओनली वन टू सेव दिस वर्ल्ड, और क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर था, आपका सिस्टम था, सब फेल कर गया है,
आपने ट्रिकल डाउन पॉलिसी में हमको किसी को नहीं मिला, हम बराबरी की बात करते हैं। आपने इतने सालों तक अपनी चलाई, अब हमारी सुनो, क्योंकि अब कोरोना में सबको पता चल गया ना कि अब किसके आगे किसकी चलती है इस धरती पर। ना कोई धर्म काम आया, ना कोई सिस्टम काम आया, आखिरकार नेचर ही जीता। तो हमको इस तरह की ये दो मुद्दे, कम से कम आदिवासी आइडियोलॉजी का विस्तार और ये आदिवासी डेवलपमेंट एक कॉन्क्रीट पाथ पर ले चलना चाहिए। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मैं इस पर सहमत हूँ। देखिए, कोरोना पेंडेमिक या कोरोना वायरस बोलिए, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की जो साइंस है, या ये जो तथाकथित लोग जो खुद को बोलते थे हम शिक्षित हैं, हम सभ्य हैं, हम आगे बढ़े हुए हैं, हमारा जो है कि इकोनॉमिक मॉडल जो है वही मुख्य धारा का मॉडल वही तय करता है, लेकिन ये सारे चीजों को एक वायरस ने उनको घुटने पर ला दिया। उनको उनकी औकात बता दिया कि तुम्हारा साइंस सारा कुछ फेल है, तुम्हारा सिविलाइजेशन फेल है, तुम्हारा सारा सिस्टम फेल है, वो सिस्टम से चल नहीं सकता। और उसी समय आप देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग ने, असल में ये जो वायरस है उसी तरह की चीज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से इन्होंने प्रकृति को बर्बाद किया है विकास विकास कह के। अभी देखिएगा, ये तो एक वायरस आया है, और भी बहुत सारे अनेक अनेक तरह के वायरस आते रहेंगे, ये खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इनकी देन है। ये जो खुद को सिविलाइज बोलते हैं, जो अपने आप को आगे बढ़े हुए विकसित लोग बोलते हैं, इनकी देन है। तो अभी बिल्कुल सही है, अभी पूरी दुनिया में बहस होगी, अभी बहस होना भी शुरू हो गया है। मैं यूरोप के कई मंचों में गया है, वहां भी मैंने देखा है कि लोगों के मन में अब आ गया है कि दुनिया को बचाना है तो वो आदिवासी फिलोसफी के आधार पर दुनिया को आगे बढ़ना पड़ेगा। आदिवासी का इकोनॉमिक मॉडल से ही दुनिया बच सकती है। ये कॉर्पोरेट इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है। कॉर्पोरेट इकोनॉमिक मॉडल लूट का मॉडल है, जो मात्र 1% लोगों को जो है कि उनके यहाँ सारा संसाधन को सेंटर्ड कर देता है, केंद्रित कर देता है, और बाकी लोग रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। उनको जो है कि 2 वक्त की रोटी के लिए वो लड़ते रहते हो, कोई सपना नहीं देख सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आदिवासी का फिलोसफी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोपागेट करना चाहिए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने कुछ हद तक कोशिश किया था, उससे पहले एक्चुअली जयपाल सिंह मुंडा ने भी अपने तरीके से कोशिश किया, लेकिन जिस तरीके से इसको आगे लेके आना चाहिए वो नहीं हो पाया। और इसमें मैं कहूंगा कि हमारे आदिवासी बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा ये फेलियर रहा है। आज आप देख लीजिए, पूरे देश में आपको डॉक्टरेट भरे पड़े हैं, डॉक्टरेट किए हुए आदिवासी भरे पड़े हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे भरे पड़े हैं। लेकिन कहाँ कोई मिलके जो है कि कोई बड़ा दस्तावेज ये लोग जारी कर रहा है, ये आदिवासी फिलोसफी है जो हम देश में जारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं। आपस में अधिकतर लोगों को मैं देखता हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये दिखता है, और किन्हीं को बुरा लगना भी नहीं चाहिए। लोग गैर आदिवासियों जैसा ही अपना गाड़ी बनाना, बिल्डिंग बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, और अपना परिवार तक सेंटर, मतलब जो गैर आदिवासियों की जीवन शैली है व्यक्तिवादी, हमारे आदिवासी भी जितने भी बुद्धिजीवी बन रहे हैं या प्रोफेसर बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सारे लोग वही व्यक्तिवादी जीवन चरित्र को अपना के हमारा सामुदायिक जीवन चरित्र को छोड़ दे रहे हैं। तो जब आपका अपना आधार ही नहीं रहेगा, वो नाम के लिए आदिवासी रह गए हैं, तो हमारा जो मूल आधार है सामुदायिकता नहीं रहेगा, तो ऐसे मिलजुल के कैसे कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमें, एक तो बिल्कुल सही है, आदिवासी फिलोसफी को हम लोग को बड़े पैमाने पर प्रोपोगेट करना पड़ेगा। हमारा डेवलपमेंट मॉडल कैसे होगा, क्योंकि हमारा तो प्रकृति के साथ ही होगा ना, तो उसको भी हमें जो है कि एक्सपोज करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। झारखंड जैसा राज्य, इसको मॉडल होना चाहिए। लेकिन सत्ता में जो बैठे हैं, आपको लगता है कि उनको कुछ आदिवासी फिलोसफी और ये सब चीजें उनको समझ में आती है? जो डॉक्टर वर्जीनियस खाखा ने जिसकी बातें की, उनको समझ में आता है? नहीं आता है। अगर उनको समझ में आता तो इस राज्य को उसी दिशा में लेके जाते, लेकिन ऐसा तो कहीं पे कोई पॉलिसी बनती हुई तो दिख नहीं रही है जो आदिवासी फिलोसफी के साथ जो है कि आगे बढ़ने की कोशिश में है, तो ये दिखता नहीं है। लेकिन आपने सही कहा है कि हम लोगों को मिलजुल के ही कोई एक दिशा देना पड़ेगा स्टेट को। तो इस ओर झारखंड के खासकर मैं कहूंगा जितने बुद्धिजीवी है उनको बैठना चाहिए, इस तरह के कुछ कुछ चीजें जो है कि चेकआउट करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि आप स्टेट को इस दिशा में ले जा सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है, जब
मैं पॉलिटिकल लीडर्स लोगों से बात करता हूं तो कहीं ना कहीं ये इस बात का एहसास होता है कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, वो बहुत कुछ सोचते नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उसमें क्या फिफ्थ शेड्यूल को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। सिंपल सा देखिए ना, झारखंड जो है ऐसा राज्य है, आप जब बाहर से जो आते हैं लोग उनको रोकने की बात होती है तो वो क्या बोलते हैं, वो अपना तर्क देते हैं, कहते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 उसका जो है कि काखा गाघा सभी लोगों को देश के कोई भी हिस्सा में जाने बसने रहने नौकरी पेशा व्यवसाय करने का अधिकार देता है। लेकिन उसी जगह उसी संविधान का अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 5 और 6 कोई नहीं पढ़ता है। क्यों? क्योंकि 5 और 6 हम आदिवासियों से संबंधित है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है यदि जनरल पॉपुलेशन या शेड्यूल ट्राइब पर उसके अस्तित्व पर किसी तरह का दिक्कत है तो स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। उसका मतलब क्या है? सरकार कानून बना सकती है और ये कह सकती है, एग्जाम्पल के लिए खूंटी इलाका जो मुंडा इलाका है वहां पर क्योंकि गैर आदिवासियों के जाने से आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, इसलिए उनको वहां रहने बसने व्यवसाय करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। उस पर रोक सरकार लगा सकती है, संविधान में वो व्यवस्था है। उसके साथ साथ आर्टिकल 46 अब देखिए क्या बोलता है, स्टेट जो है वो बोलता है आदिवासी और दलितों को हर तरह का अन्याय अत्याचार से रोकेगा। मतलब इतना बड़ा प्रोविजन है और उस पर ना लोकसभा में बहस होती है ना हमारे झारखंड जैसे राज्य का विधानसभा में। कभी आपने इस पर बहस सुना है? कोई एमएलए को आवाज उठाते? जब इतना बड़ा प्रोविजन है, कहता है कि स्टेट कोई भी अन्याय अत्याचार से रोकेगा, उनको किसी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए। तो इस पर बहस हो तब ना। क्यों इन सब चीजों को लेकर विधानसभाओं में लोकसभा में बहस नहीं होती है? राज्यों की विधानसभाओं में बहस होनी चाहिए। कौन बहस करेगा? जब तक हमारा एमएलए नहीं उठाएगा, जब तक हमारा एमपी नहीं लाएगा लोकसभा में, दूसरों को क्या लगा हुआ? तो वो तो शोषण करना चाहते हैं ना, तो शासक वर्ग है, शोषक वर्ग है, वो तो शोषण ही करेंगे। मेरे ख्याल से जब झारखंड की बात आती है ना तो सिर्फ हमें ये लगता है कि झारखंड इज अ मिनरल रिच स्टेट और सबको यही दिखता है कि माइनिंग करके ही झारखंड का भला हो सकता है। भला हो सकता है, बिल्कुल। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो तो और भी इंडस्ट्री चलाते हैं, सिर्फ माइनिंग तो नहीं करते हैं। आप एग्रीकल्चर की बात लेकर झारखंड पर नहीं आते हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कैसे करेंगे इसको लेकर भारत में झारखंड में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आप यहाँ की पानी को कैसे इरिगेशन के लिए लाया जाए इस पर बात नहीं करेंगे। तो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर सिर्फ झारखंड में माइनिंग करना चाहती है और लोग हम भी यही मान के चले कि जब तक माइनिंग नहीं होगा तब तक झारखंड का विकास नहीं होगा। ये गलत प्रवृत्ति झारखंड में हो रही है और मेरे ख्याल से इस सरकार को कम से कम मुझे इतना भरोसा है कि ये ऐसा नहीं करेंगे और कम से कम जो भी इन्वेस्ट करने को आए उनसे ये कि हमारे पास बहुत सारे एरियाज है इन्वेस्ट करने को। स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, आप ह्यूमन रिसोर्स में कीजिए, हमारा नदी नाला सूख रहा है इसमें कीजिए। जो था मैं आज और एक जगह पे बहस में था, मैंने इस बात को कहा कि झारखंड जो है देश का ऐसा राज्य है जहाँ पे 40% मिनरल है। और जब राज्य का 10 लाख मजदूर बाहर गए से वापस आया, अब 10 लाख मजदूर को आप उसका 6 महीना 500-500 रुपया नहीं दे सकते, 5,000 रुपया नहीं दे सकते, 25-30 हजार रुपया एक फैमिली को नहीं दे सकते। तो फिर इतना सारा एक्सप्लॉइट हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, आप जो है कि हर साल निकाल रहे हैं विकास के नाम पर, आर्थिक तरक्की के नाम पर, राष्ट्रवाद राष्ट्रहित के नाम पर। इसका मतलब आप लूट रहे हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है। आप आज बताइए कि मजदूरों को 200 दिन का रोजगार नहीं दे सकते हैं, मजदूर को एक दिन का नरेगा के तहत 500 रुपया जो है कि वो मजदूरी नहीं दे सकते। कार्य क्या रहे हैं? फिर मिनरल स्टेट क्या करना? मतलब लूटने के लिए है। इतना सारा कोयला खदान है, इतना सारा आयरन और माइंस है, आपका बॉक्साइट है और खदान का खदान भरा पड़ा है, फिर भी आप जो है कि यहाँ के मजदूरों को आप वहां पे काम नहीं दे पा रहे हैं। 8-10 लाख लोग जो है कि पलायन करें दूसरे राज्यों में। क्यों? फिर क्यों आप चिल्ला रहे हैं कि हमारे यहाँ 40% मिनरल है? तो आप वो मिनरल बोल बोल के आप लूटना चाहते हैं ना, एक ही मकसद है तो लूटना। अभी अब आज बातें हो रही थी, मिनिस्टर कह रहे हैं हम लोग का पैनल में कि क्योंकि नरेगा जो केंद्र सरकार का योजना है इसलिए 200 रुपये से भी कम मिल रहा है, हम उसमें बदलाव नहीं ला सकते। फिर आप कर क्या रहे? क्यों नहीं बदलाव ला सकते हैं? सरकार को, केंद्र सरकार को क्यों नहीं मजबूर करते? आप सारा जो है कि मिनरल बंद कर दीजिए, उनको कहिए कि आप जो है कि हमारे यहाँ 50% रिटर्न दीजिए, क्योंकि हमें चाहिए अभी पैसा, मजदूरों को देना है, यहाँ के लोगों को जो है कि हमें पेंडेमिक से बचाना है।
तो आपका कोई स्टांस नहीं रहेगा, सिर्फ रोते रहेंगे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, इसे करने से तो बात नहीं चलेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप एकदम ताकतवर चाहिए राज्य में, तभी राज्य का भला होगा। जितना यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेस है, जितना पैसा है, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप सही में स्ट्रांग होगा तो आप देखिएगा राज्य की तस्वीर बदल जाएगी, लोगों की तकदीर बदल जाएगी। मुझे लगता है ग्लेसन समय काफी हो गया है, हमको शायद अंत कर दे। अगर आपको कुछ आखिरी में बोलना हो तो। नहीं, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिन लोगों ने सवाल भी उठाया उनको भी धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं और जोएदा इसी तरह आदिवासी मुद्दों पर सप्ताह में या 15 दिन में, महीना में अगर चर्चा करें, आपको अच्छा लगा यह चर्चा, तो हमें जो है कि कमेंट बॉक्स में या फिर जो है कि मैसेज में आप बताइए, ताकि हम लोग इसको निरंतर आगे बहस का हिस्सा बनाएंगे। और आप लोगों का जो भी सवाल होगा या कुछ मुद्दे आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पे बात हो, उस पर भी हम लोग लाएंगे। ये साथ एक आरएनएस का पब्लिक प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। और कल विश्व आदिवासी दिवस है, इसलिए विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर फिर से आपको सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और जोहार। हम इस चर्चा को एक गाना से अंत करेंगे, एक गाना आप लोगों को दिखाएंगे। और उससे पहले मैं अपनी क्लोजिंग रिमार्क्स रख दूं कि आज का डिस्कशन का मेन मकसद ये था कि हम आदिवासी लोग अभी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का नया मंत्रा को हर जगह बोले कि अब बहुत हो गया कि आप हमारे लिए बोले, हम हमारे मसीहा बन कर रहे। हमें मौका मिला है, अभी हम सक्षम है, हमारी बातों को खुद अपने ढंग से रख सकते हैं, चाहे किस भी फोरम को। और इसी मंशा को लेकर और ये उम्मीद को लेकर कि हम बदलाव ला सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल हम लोगों ने लिए नहीं, कुछ लोग सवाल था कि हम आदिवासी कैसे एकजुट होंगे इस देश में, तो इस पर भी हम लोग निरंतर चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। और एक ज़रूर कोशिश रहेगी कि हमारे भी एक नेशनल प्लेटफॉर्म हो जो कि यूनाइटेड नेशन से कंसल्टेटिव स्टेटस में हो। और यही सब मेन बातों को लेकर हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। और ये गाना देखिए, अगर ये दिखता है तो मैं गाना दिखाना चाहता हूँ एक, लेकिन पता नहीं मुझे हो पाएगा कि नहीं। एक मिनट में अभी एक सबको जोहार।
सबको जोहार। थैंक यू लेटसन। हाँ, जोहार जोहार जोहार, धन्यवाद।